हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल से विद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम एबीएम के रिकॉर्ड एमसीक्यूज करने वाले हैं। इसका पार्ट 3 है। 2 पार्ट पहले आ चुके हैं। तो इसमें हम 10 जून 2023 को जो एबीएम का एग्ज़ाम हुआ था उसमें से कुछ जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो हमारे फ्रेंड्स वगैरह ने अवेलेबल करवाए हैं, उसको मैं यहाँ पर आपको प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। 10-11 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे पहले जो मैंने बताया ना, उनमें लगभग ऑप्शन हुआ करता था। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हो पाए थे, बस केवल ये बताया गया था कि रेबल हाइपोथेसिस पूछी गई है। ओके, तो रेबल हाइपोथेसिस क्या होती है उसके बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी बहुत डिटेल दे रहा हूँ कि अगर एग्जाम में मान लो ये चीज़ पूछी जाती है तो कम से कम आप आंसर कर पाओ। इसलिए इसमें एमसीक्यू फॉर्मेट नहीं है। एमसीक्यू क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे ऑप्शंस नहीं मिल पाए हैं। मुझे बस इतना पता चला कि दिस टॉपिक वाज देयर, रेबल हाइपोथेसिस वाज आस्क्ड, व्हाट वाज द ऑप्शंस, दे डिडंट गिव मी। हो सकता है ज़्यादा बड़े रहे हो, ना लिख पाए हो, या कुछ भी केस रहा हो। ठीक है, तो रेबल हाइपोथेसिस क्या होती है इसके बारे में हमें बात करनी है। इसके अलावा हमारा जिस नाम से ये चैनल है फ्रेंड्स, ओके, CIB विद अशोक, इसी नाम से प्ले स्टोर पर ऐप भी है ना। तो अगर आप चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं। 5 स्टार रेटिंग वाला ऐप है। लगभग 7000 जो है फ्रेंड्स ने रिव्यू किया है, और अभी भी हमारी रेटिंग लगभग 4.9 और 5 स्टार के राउंड में ही चल रही है, जो कि बहुत अच्छी रेटिंग है अक्रॉस द इंडस्ट्री। तो अगर आप चाहें तो उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको ज़्यादातर वीडियोज़ वहीं पर ही मिलेंगे, है ना। पूरा कोर्स आपको वहीं पर ही मिलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज FW टेलर कॉन्सेप्ट ऑफ रेबल हाइपोथेसिस। तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि रेबल हाइपोथेसिस क्या है। तो द वर्ड रेबल मीन्स क्राउड और मॉब, भीड़ होता है। एंड रेबल हाइपोथेसिस टेक्स द व्यू ऑफ मैन बीइंग अ क्राउड ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्टेड इन देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। तो रेबल हाइपोथेसिस क्या कहती है कि मतलब एक लोगों की कितनी भी बड़ी भीड़ हो, लेकिन उसमें इंडिविजुअल अपने खुद के इंटरेस्ट में, अपने खुद के बारे में ही सोचता है। रेबल हाइपोथेसिस मीन्स दैट वर्कर्स आर ए डिसऑर्गेनाइज्ड रेबल ऑफ इंडिविजुअल्स, ईच वन इज टू प्रमोट हिज सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, रेबल हाइपोथेसिस के हिसाब से जो वर्कर्स होते हैं वो डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, भीड़ होती है इंडिविजुअल्स की, और हर कोई अपना खुद का इंटरेस्ट प्रमोट करना चाहता है। यही है रेबल हाइपोथेसिस। ओके, उसके बाद में आता है व्हाट इज रैट रोल एनालिसिस टेक्निक। क्या होती है? तो रोल एनालिसिस टेक्निक होती है इंटरवेंशन, RAT, रैट इंटरवेंशन इज डेजिग्नेटेड टू क्लैरिफाई रोल एक्सपेक्टेशन एंड ऑब्लिगेशन ऑफ टीम मेंबर्स टू इम्प्रूव टीम इफेक्टिवनेस। तो टीम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए कौन सा रोल जो है अदा करना है किस व्यक्ति को, किस टीम मेंबर्स की क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, इसी को ही मिल करके बनता है आपका रोल एनालिसिस टेक्निक, रैट। किसी के रोल को एनालाइज करने के लिए ये टेक्निक बनाई गई थी। ओके, तो हर एक का रोल क्लेरिफाई किया जाता है, उसकी रोल एक्सपेक्टेशन क्या है उसको क्लेरिफाई किया जाता है, और उस टीम मेंबर का ऑब्लिगेशन भी बताया जाता है कि हाँ तुम्हें टीम की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए क्या करना होगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट रैट। अब अगर ऑप्शन वहाँ पर मिलेगा और इससे रिलेटेड चीज़ आपको मिलेगी किसी ऑप्शन में, तो आप ये लगा दीजिएगा। ओके, व्हाट आर द 3 C's ऑफ टैलेंट। टैलेंट के 3 C कौन कौन से हैं? तो 3 C हैं, कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट एंड कंट्रीब्यूशन। टैलेंट के 3 C कॉम्पिटेंस, कमिटमेंट और कंट्रीब्यूशन हैं। ओके, उसके बाद में नॉलेज असेसमेंट शुड कवर द 5 कोर नॉलेज मैनेजमेंट कंपोनेंट। तो कौन से 5 कोर नॉलेज मैनेजमेंट कंपोनेंट्स हैं, सवाल ये पूछा गया है। यानी नॉलेज मैनेजमेंट के 5 कोर कंपोनेंट कौन कौन से हैं? पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीपल, प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड कल्चर। व्हाट इज असेसमेंट सेंटर। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? एन असेसमेंट सेंटर, देखिए एक चीज़ यहाँ पर असेसमेंट सेंटर के आया है तो ध्यान आ रहा है। देखिए एक काम करिएगा ना, जो केस स्टडी अटेंड करिएगा ना, भले ही केस स्टडी आपको समझ में आए या ना आए ना, उसके 5 क्वेश्चंस आप जरूर पढ़िए। क्या होता है ना, जैसे हो सकता है कि एक केस स्टडी आई होगी, उसमें 4 क्वेश्चन कुछ और होंगे, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें असेसमेंट सेंटर के बारे में पूछा गया होगा, ये आपका आंसर होगा। मेरा मतलब समझ रहे हैं आप? जरूरी नहीं है कि केस स्टडी में 5 के 5 क्वेश्चन उस केस स्टडी से रिलेटेड हो। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके नॉर्मल थियरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, उनको आप आसानी से कर सकते हो, लेकिन एक बार कर तभी पाओगे जब 5 के 5 क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो जरूर। मतलब केस स्टडी सॉल्व करिए ना करिए वो आपकी मर्जी। इवन न्यूमेरिकल वाली भी बता रहा हूँ, जो न्यूमेरिक केस स्टडी उसमें भी 5 क्वेश्चन एक बार पढ़ डालिए। क्या पता उसमें से एक आधे क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड होते हैं। 4 क्वेश्चन न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड पूछ लिया, वो बहुत आसान होता है और आप आंसर भी कर सकते हो। तो 5 क्वेश्चन आपको हर केस स्टडी के जरूर देखने हैं, आए या ना आए वो अलग बात है। ओके, एंड असेसमेंट सेंटर इज अ मेथड दैट मैनी ऑर्गेनाइजेशन इज यूज टू आइडेंटिफाई मैनेजमेंट पोटेंशियल
एंड डिटरमाइन कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर हायर फंक्शनल पोजीशन। तो असेसमेंट सेंटर क्या होता है कि मतलब कोई कैंडिडेट हायर पोजीशन के लिए लायक है या नहीं लायक है, इस बात को डिटरमाइन करने के लिए जो सेंटर होता है उसे ही असेसमेंट सेंटर कहते हैं। मूल्यांकन सेंटर है ना, मैनी ऑर्गेनाइजेशन यूज करती हैं किसके लिए, आइडेंटिफाई मैनेजमेंट पोटेंशियल, किसी व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट पोटेंशियल है या नहीं है, वो मैनेज कर सकता है, क्या आप टीम लीडर बन सकते हैं या टीम प्लेयर ही रहेंगे। ओके, एंड डिटरमाइन कैंडिडेट सुटेबिलिटी फॉर हायर फंक्शनल पोजीशन, क्या आप हायर पोजीशन के लिए, क्या आप सीसीओ वगैरह बनने के काबिल हैं या नहीं, ये बात का पता असेसमेंट सेंटर पर ही लगाया जाता है। कंप्लायंस इज एन इंडिपेंडेंट फंक्शन दैट आइडेंटिफाइज, एसेस, मॉनिटर एंड रिपोर्ट ऑन कंप्लायंस रिस्क टू। कंप्लायंस एक इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है जो कि क्या करता है, पहचानता है, मूल्यांकन करता है, मॉनिटर करता है और रिपोर्ट करता है कंप्लायंस रिस्क का। किसको रिपोर्ट करता है, कैग है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बैंक का बोर्ड है, IBA इंडियन बैंक एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये 4 ऑप्शन में से आपका सही आंसर होगा, बैंक के बोर्ड को रिपोर्ट किया जाता है। एट्रीब्यूट कैन बी ब्रोकन इंटू 3 बेसिक कंपोनेंट, ठीक है, सॉरी एट्रीब्यूट लिख दिया है यहाँ पर, एटीट्यूड, वही मैं सोच रहा हूँ कि गड़बड़ कहाँ हो रही। एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं फ्रेंड, तो इमोशनल कंपोनेंट होता है, इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट होता है और बिहेवियरल कंपोनेंट होता है। ध्यान रखिएगा बस इतना ही कि एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, इमोशनल कंपोनेंट, इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट एंड बिहेवियरल कंपोनेंट। दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू। बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू इज अ टेक्निक दैट आस्क द कैंडिडेट टू डिस्क्राइब अ सिचुएशन आर एन एक्सपीरियंस दे हैड इन प्रीवियस जॉब। तो बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू करता क्या है कि अब जो कैंडिडेट का इंटरव्यू लिया जा रहा है उससे पूछा था कि एक कोई ऐसी सिचुएशन या एक्सपीरियंस बताओ जो तुमने प्रीवियस जॉब में फेस करी हुई है। ऑब्जेक्टिव ऑफ BEI behavioral event interview is to get very detailed behavioral description of how a person goes about doing his or her वर्क। ओके, तो बिहेवियरल इवेंट इंटरव्यू की सहायता से आप ये जान पाते हो कि कोई व्यक्ति अपना काम कैसे करता है या करती है। ओके, उसके बारे में डिटेल में, जैसे आप पास्ट में बताओगे कि मुझे सर मेरे सीनियर ने मुझे कोई टास्क दिया हुआ था, उन्होंने कहा कि जो है तुम्हें इसे कंप्लीट करके ही आज निकलना होगा, फिर आपने क्या किया, रात में 9 बजे तक बैठे या जो भी XYZ, ठीक है, वो डिटेल से आप देते हो तो इससे पता चलता है कि हाँ आप अपने काम के प्रति लापरवाह हो कि आपके अपने काम के प्रति सजग हो। तो दिस इज ऑल अबाउट बिहेवियर इवेंट इंटरव्यू, ठीक है। ट्रेड थ्योरी ये आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो बुक से पढ़ लीजिए या मेरे नोट से पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी क्या बताती है, ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सजेस्ट दैट पीपल हैव सर्टन बेसिक ट्रेड्स एंड इट इज़ द स्ट्रेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ दोज ट्रेड दैट अकाउंट फॉर पर्सनालिटी डिफरेंसेस। तो ट्रेड थ्योरी बताती है पर्सनालिटी की कि लोगों के अंदर कुछ बेसिक गुण होते हैं, क्वालिटी होती है और उनकी मजबूती और उनकी इंटेंसिटी ही उन गुणों की बताती है कि व्यक्ति की पर्सनालिटी अलग अलग होगी। यानी कोई व्यक्ति है जिसके अंदर गुस्सा बहुत है, दूसरा व्यक्ति उसके अंदर गुस्सा कम है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश रहता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत कम खुश रहता है। तो इस तरीके से मतलब गुण वही है, बेसिक क्वालिटी वही, गुस्सा, खुशी है ना, और इंटेलेक्चुअल है ना, ये सारी चीज़ें सेम होती हैं, लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी होती है, कितना ज़्यादा गुस्सा किसके अंदर है, उसी के आधार पर उसकी पर्सनालिटी में डिफरेंस आ जाता है। अब उसमें है अगला 10वां, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। अब इसमें से प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग कौन होगी, विदेशियों को लोन देना, बैंक के खुद के एम्प्लॉय को हाउसिंग लोन देना। ध्यान रखिएगा ये जो है प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता है। जो आप हाउसिंग लोन लेते हो, आप बैंक के अगर एम्प्लॉय हैं और अपने बैंक से हाउसिंग लोन लेते हैं तो बैंक उसे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में नहीं दिखा सकता है। माइक्रो और स्मॉल फार्मर्स को दिया गया लोन आपका आता है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को जो लोन दिया जाता है वो भी जो है आपका प्रायोरिटी सेक्टर में नहीं आता है। व्हाट डज PIDPI कंप्लेंट्स स्टैंड एज पर PDIP रेजोल्यूशन 2004। तो PIDPI का मतलब होता है पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स। कंप्लेंट्स मेड अंडर पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर एंड प्रोटेक्शन ऑफ इन्फॉर्मर्स रेजोल्यूशन आर टर्म एज PIDPI कंप्लेंट्स। ठीक है, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके छोटे छोटे करके 10-11 क्वेश्चंस और हो गए। पहले लेक्चर में 11 क्वेश्चंस, दूसरे में 10, तीसरे में फिर से 11, तो लगभग हम इस समय टोटल मिला करके 32 जो है क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं, प्लस एक केस स्टडी करवाई, इसमें 4 या 5 क्वेश्चन थे, तो कुल मिलाकर लगभग मैं 37 क्वेश्चन आपको रिकॉर्ड क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। ठीक है, तो होप है कि इसमें आपका 37-40 मान लीजिए आप इसको, तो मतलब भर का आपका काम हो जाना चाहिए। आप जो है 50+ बहुत आराम से जो है एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं अपने 75 सेंटर पर जिन मित्रों का हमारे एग्ज़ाम है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू सो मच।